हेलो गाइस, कैसे हो। आज से मैं एक नए मनहवा को शुरू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ओपी है। तो आप इसे देखकर बताना कि मैं इसका अगला पार्ट लाऊं या ना लाऊं। स्टार्टिंग में हमें एक सिलेक्शन ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जो कि एम्पीरियल गार्ड के लिए चल रहा था। फिर एक लड़का कहता है ये सब एम्पायर के लिए है। तभी हमें कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर फायर किए जा रहे थे। फिर वो उनकी तरफ देखकर कहता है हमें उन एनिमी से छुटकारा पाना है जो एम्परर और एम्पायर के लोगों के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसके अलावा हमारे एग्जिस्टेंस का और कोई रीजन नहीं है। और हम सभी को इम्पीरियल गार्ड कहा जाता है। फिर वो उन सभी गोलियों से बचकर उनके ऊपर हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। तभी एक आदमी ताली बजाकर उसके ट्रेनिंग को रोक देता है। फिर वो लड़का उस एक बड़े से दरवाजे के पास जाकर उसको ग्रीट करता है। फिर सीन कट होकर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वॉर चल रही थी। तभी नरेटर हमसे कहता है हालांकि पृथ्वी पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, पर इसका मतलब ह्यूमैनिटी के लिए एक होप नहीं था। और रिसोर्सर्स की कमी के कारण चल रहे अनएंडेड वॉर के रीजन से अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी रीजन से ह्यूमैनिटी अर्थ को छोड़कर बाकी के प्लेनेट की ओर फैलती जा रही है। और बाहरी अलाइन के हमला करने से अर्थ पर रहने वाले सभी लोग मर गए और लास्ट में अर्थ पर जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि ह्यूमैनिटी के बीच कुछ बचे हुए लोग स्पेस में इधर उधर भटकते रह गए। फिर लास्ट में उन्होंने एक प्लेनेट को ढूंढ निकाला जो अर्थ जैसा ही था। फिर उन सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस नए प्लेनेट का नाम नोवास रखेंगे, यानी कि न्यू होम। उसके बाद इन लोगों ने इस नए होम के कोऑर्डिनेट को सभी जगह पर भेज दिया और इसके साथ ही स्पेस में बिखरे हुए सभी ह्यूमंस नोवास पर इकट्ठा होने लगे। फिर नोवास को 3 फोर्स में बांटा गया। उनमें से पहला फोर्स है बेलाटियन फेडरेशन, जहां अर्थवासियों के बीच काउंटलेस अलायंस स्पेसिस मिक्स हो गए। फिर दूसरा आता है अक्रेटियन एम्पायर, जिसके पास मशीनी बॉडी वाले सोल्जर्स की एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। और तीसरा है होली कोरिट अलायंस, उनके पास ऐसे प्रिस्ट है जिनके पास फोर्स एनर्जी के साथ साथ पेशेंस भी है। फिर धीरे धीरे नोवास के पास भी फाइनाइट रिसोर्सेस आ गए और रिजल्ट में ह्यूमैनिटी एक बार फिर से वॉर के लिए तैयार हो गई। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वो लड़का उस लैब से बाहर आ जाता है और ये अक्रेटिया का अक्रेटियन एम्पायर मशीनेबल लैब है। यहाँ पर सिलेक्शन की ट्रेनिंग होती है। फिर वो आदमी अपने साइड में खड़े हुए बच्चे से कहता है अब तुम अगले हो, तुम्हारा लग वैसे भी बहुत खराब चल रहा है और तुम आज बहुत सारी कंपैरिजन का एक सब्जेक्ट बनने वाले हो। और ये वो जगह है जहाँ तुम मेजेस्टी को दिखा सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो। और ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है खुद को साबित करने के लिए। और इस आदमी का नाम हेमिलस है जो कि अक्रेटिया इंपीरियल गार्ड का कमांडर है। और ये लड़का अक्रेटिया का इंपीरियल गार्ड है। इसका नाम लूका है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर लूका हेमिलस से कहता है देखते हैं कि कौन अनलकी है, और वहां से जाने लगता है। तभी हेमिलस कहता है क्या तुमने अपना नाम लूका बताया, और बेहतर होगा कि तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरो। इस पर लूका कहता है कि हाँ जरूर। फिर वो अपने मन में कहता है मुझे सिर्फ गोलियों से बचना है और उनको ब्लॉक करना है, और यही इंपीरियल गार्ड का एक ऑफिशियल पार्ट बनने के लिए जरूरी स्किल है। और मैंने सभी सिमुलेशन ट्रेनिंग को लास्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में पूरा किया है। वैसे भी मैं इंपीरियल गार्ड के ट्रेनिंग में एक सोल्जर हूँ और मैं उनके रिइंफोर्समेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ। वैसे भी मेरे सभी ओपोनेंट एक कैदी है जिनके ऊपर 5 लोगों को जान से मार डालने की सजा है और उनके पास सस्ते साइबरनेटिक इक्विपमेंट है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी के सभी कैदी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाकर उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे बस 10 ही सेकंड चाहिए, और एक आदमी का सिर काट देता है। फिर वो उन सभी लोगों के बीच में जाकर रुक जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सभी के सभी कैदी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो कैदी लूका के ऊपर अपनी गन तान देते हैं और कहते हैं आखिरकार ये बच्चा है कौन। फिर लूका उनको एनालाइज करते हुए कहता है ये मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एम्परर को इम्प्रेस करने की, मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए। फिर वो उन 2 आदमियों को गोली मारकर मार देता है और कहता है हालांकि मैंने कभी भी पहले ह्यूमंस को नहीं मारा है, लेकिन मुझे ये कुछ भी कर कर पूरा करना होगा। तभी वे सभी कैदी उसके ऊपर गोली चला देते हैं। उन्हें देखकर लूका अपने मन में कहता है मुझे मेरी सेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को चलाकर उनके सभी गोलियों को रिफ्लेक्ट कर देता है। वे गोलियां सीधा रिफ्लेक्ट होकर उनको ही लग जाती है और वे सभी लोग मर जाते हैं।
उसकी स्किल्स को देखकर कमांडर यानी कि हेमिलास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें लूका को दिखाया जाता है। उन सभी को मारकर लूका बड़े ही कूल अंदाज में वहां पर ही खड़ा होता है। फिर वो हाफते हाफते कहता है, मैंने मेरे लिमिट को सरपास कर दिया है। फिर वो बाहर जाते हुए कहता है, इससे मेरा वैल्यू जरूर बढ़ेगा। तभी कमांडर लूका को देखकर कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी कंट्रोल को यूज करोगे, और ये तो तुमको सिखाया भी नहीं था, फिर भी तुमने ये सब कुछ कैसे किया। इस पर लूका कहता है, मैंने तो उस लड़के की कॉपी की थी जो पहले गया था। तभी कमांडर कहते हैं, वो लड़का तो एक नोबल फैमिली से है और उसे पहले से ही ये सब कुछ सिखाया गया है, लेकिन तुम तो एक अनाथ लड़के हो। वैसे भी वो तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है, पर मुझे तुम बहुत ही ज्यादा अलग लगे, इसलिए मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जैसे ही लूका पीछे देखता है, तभी कमांडर उसकी एक आंख निकाल लेते हैं। कमांडर को ऐसा करते हुए देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर कमांडर हंसते हुए कहते हैं, तुमने तुम्हारे एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले, ऐसा लगता है तुमने पेन को सहने वाली ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पास किया होगा लूका। इस पर लूका कहता है, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तभी कमांडर कहते हैं, ये ऐसी आंख है जिसे मैं लास्ट में निकाल ही देता, और मैं तुम्हें ऐसे आई दूंगा जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्टेड ट्रेजेक्टरी को देखने की कैपेबिलिटी हो। इस पर उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो कमांडर की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी हमें सीन कट होकर कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। वही लड़का लूका के कमरे के बाहर आया हुआ था। फिर वो लूका की तरफ देखकर कहता है, मैं नंबर 12 हूँ और मेरा नाम इले है, और मैं तुमसे बात करना चाहता था लूका। इस पर लूका को तो कुछ भी समझ नहीं आता। फिर इले कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं एक गलत टाइमिंग पर आया हूँ। फिर लूका कहता है, कोई बात नहीं, तुम अंदर आ सकते हो। फिर इले उसके करीब बैठते हुए कहता है, तुमने वहां पर बहुत अच्छा किया था और मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तभी लूका कहता है, यंग मास्टर, अगर आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप गलत जगह पर आए हो। फिर इले हंसते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर लूका अपने मन में कहता है, मैं उसकी ऑरा को सेंस कर कर ये बता सकता हूँ कि वो फेमस नोबल फैमिली कारथीज का बेटा है। अगर लॉजिकली कहूँ तो मुझे नोबल फैमिली के लड़के के लिए इतना अग्रेसिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मुझे पता है तुम सब इसे जेलसी कहोगे, लेकिन अब मैं सचमुच बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। फिर इले अपनी जेब से एक पिल निकालकर लूका को दिखाता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें देने के लिए आया हूँ, और इससे तुम्हारी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी और तुम बेहतर आराम कर सकोगे। इस पर लूका कहता है, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इले कहता है, अगर तुम्हें अच्छी तरह से आराम नहीं मिला तो तुम कल अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, और तुमको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोल्ड बिहेवियर तुमको हर जगह आगे नहीं बढ़ा सकता। फिर लूका उस पिल को खाकर इले से कहता है, तुमने भी बहुत अच्छा किया था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी कॉपी की है। फिर इले अपनी आंख दिखाते हुए कहता है, मेरे पास ये कॉम्बैक्ट के लिए मैकेनिकल आई है, इसलिए मुझे ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और ऐसा लगता है कि कमांडर ने भी तुमको नोटिस किया है, वो भी इरेगुलर व्यक्ति के रूप में, इसलिए मुझे लगता है कि वो तुमको एक मैकेनिकल आई जरूर देंगे, वो भी उनके पैसों से। लूका कहता है, मैंने पूरे ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, वैसे भी नोबिलिटी एक्सेलेंट है जबकि लोअर क्लास पावरलेस है। फिर वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, मैं एक लोअर क्लास का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं ऐसे मौके को नहीं छोड़ सकता। इस पर इले कहता है, हो सकता है कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में पास हो गए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसे भी लोग हैं जो इसमें फेल हो गए हैं, और मुझे यकीन है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा देकर रिजल्ट को बदल दिया है। लूका कहता है, क्या ये पॉसिबल है? इले कहता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये ऐसी बात है जिस पर मैं बड़ी मुश्किल से यकीन करता हूँ, और तुम जैसे लड़के बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के एडवांस सोल्जर कल्टीवेशन प्रोसेस में फेल नहीं हुए, यानी कि पास हो गए, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम लोग अपनी स्किल के दम पर यहाँ तक पहुँचे हो। फिर लूका उसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नोबल लड़का मुझसे ये कहेगा कि सभी नोबल एक्सेलेंट नहीं होते। मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, आखिरकार ये लड़का मुझसे क्या कहना चाहता है। फिर वो लूका की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लूका, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों को ही सक्सेस होना चाहिए, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर लूका उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस पर प्लान बनाऊंगा, और अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, ये सब एम्पायर के लिए है। लूका की ऐसी बात सुनकर इले थोड़ा निराश हो जाता है। फिर कहानी सुनाने वाला कहता है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मिलिट्री वेपन के रूप में बड़ा हुआ, वो भी अक्रेटिया के जुल्मी एम्पायर में।
वैसे भी प्लेनेट नोवास अर्थ के जैसा ही है, पर वो 3 फोर्स से बना है। उनमें से पहली है फ्रीबेलटियन फेडरेशन और दूसरी अक्रेटियन एम्पायर और लास्ट में तीसरी होली कोरिट अलायंस। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग लैब में निशाना लगाने की प्रैक्टिस किए जा रहे थे। तभी हमें लूका को दिखाया जाता है, उसकी आई को ट्रांसप्लांट कर दिया था। फिर वो सभी गोलियां उन पुतले के ऊपर मार देता है और उस पुतले के करीब जाकर देखने लगता है। उसकी सभी गोलियां पुतले के हेड के ऊपर लगी हुई थी। उसे देखकर इले बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे कहता है, तुमने तो सभी टारगेट को सीधे सिर पर निशाना लगाकर बड़ी आसानी से शूट कर दिया। तुम तो सचमुच एक अलग ही लेवल पर हो। फिर वो हंसते हुए कहता है, क्या तुमको पहले से ही राइट आई की आदत हो चुकी है जो तुमने ट्रांसप्लांट करवा दी है? और क्या ये अनफेयर नहीं है कि तुम गन चलाने में और क्लोज कॉम्बैट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो? इस पर लूका कहता है, ये नेचुरल ही है। गार्ड के मेंबर सभी टाइप के वेपन चलाने में अच्छे होते हैं। वैसे भी मैं ये बात किसी ऐसे लड़के से नहीं सुनना चाहता जो हर गोली एक ही होल में मारने में कामयाब रहा हो। इस पर इले कहता है, लेकिन मैं सिर्फ गन चलाने में ही अच्छा हूँ। तभी लूका कहता है, अगर तुम ऐसे ही बेफिक्र रहोगे तो मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। इस पर इले कहता है, तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और जैसा कि मैंने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और एम्पायर को तुम जैसे लोगों की ही बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वैसे भी एम्पायर में एबिलिटी और टैलेंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। और अपने हाथ को देखकर कहता है, जब तक किसी के पास स्टेटस और पावर है तब तक पावरलेस व्यक्ति भी टैलेंटेड बन सकता है। और अगर तुम जैसे टैलेंटेड इरेगुलर लोग सामने आने लगे तो तुमको नहीं लगता क्या लोग जल्द ही ये पहचान लेंगे कि कौन टैलेंटेड है और कौन नहीं? इस पर लूका कहता है, इले ऐसा लगता है कि तुम एम्पायर के सिस्टम पर आरोप लगा रहे हो और अगर मैं हेडक्वार्टर को वही रिपोर्ट करूं जो तुमने कहा है तो फिर इससे तुम बच नहीं पाओगे, भले ही तुम एक नोबल फैमिली से हो। इस पर इले हंसते हुए कहता है, अगर तुम सचमुच यही करना चाहते तो तुम मुझको ये बताते ही नहीं। और जाते हुए कहता है, मैं ये पहले से ही जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मेरी इतनी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया लूका। इस पर लूका कहता है, ये कितना अनोइंग है। फिर हमें सीन कट होकर सीधा 2 साल बाद ट्रेनिंग के थर्ड क्वार्टर को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहे थे। तभी हमें कमांडर को दिखाया जाता है। कमांडर कहता है, लूका और इले तुम दोनों आज इस ट्रेनिंग में ग्रुप के लीडर हो। अगर किसी गार्ड को यहाँ पर दिक्कत है तो वो उठकर यहाँ से चला जा सकता है। लूका अपने मन में कहता है, अब ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? फिर कमांडर एक जगह पर जाकर सभी गाड़ियों को रोक देता है और सभी सोल्जर से कहता है, घाटी के उस पार हमारी टेरिटरी में इलीगली एक्सप्लोसिव पाउडर का आउटपोस्ट है और ये ट्रेनिंग टेस्ट तुम्हारी एबिलिटी को चेक करने के लिए है, तो सब लोग अपना बेस्ट देना। वैसे भी हमें कैदियों की कोई भी जरूरत नहीं है, तो उन सबको मार डालो। फिर इले लूका से कहता है, ये हमारा पहला रियल मिशन है। इस पर लूका कहता है, तो क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो? वैसे भी तुमने ट्रेनिंग के दौरान कई लोगों को जान से मार डाला है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये पहली बार है हम किसी बाहरी फोर्स का सामना कर रहे हैं। तभी इले कहता है, लेकिन बेलाटियन गिल्ड, होली कोरिट अलायंस और यहाँ तक कि अक्रेटियन एम्पायर के एंसेस्टर्स भी अर्थ प्लेनेट के ह्यूमंस ही हैं। इस पर लूका कहता है, इले भावनाओं में खोने की कोई भी जरूरत नहीं है। और क्या तुमको लगता है कि सीनियर गार्ड हमारी प्रोटेक्शन के लिए है? और ये होता है सीनियर गार्ड, इसके पास फुल बॉडी मैकेनिकल आर्मर होस्ट है। फिर लूका कहता है, मुझे यकीन है कि वे हमारी निगरानी के लिए यहाँ पर है। अगर हम किसी को बंदी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें जान से मार भी सकता है। वैसे भी मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बेवकूफ अपनी जगह पर अलर्ट नहीं है वे इम्पीरियल गार्ड में नहीं रह सकते और वनोवास पर अदर फोर्स एम्पायर के लिए सिर्फ एक बाधा है। और हमने वहाँ पर यह सीखा है कि वहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए एम्पायर को यूज करता है और उसे धोखा देता है। फिर इले आउटपोस्ट को एनालाइज करते हुए कहता है, मुझे पता है, हमको यही सिखाया गया है। फिर उसे एक औरत और एक बच्ची दिखती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद लूका को दिखाया जाता है जो कि उस आउटपोस्ट में खड़ा हुआ था और वो आउटपोस्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। फिर वो आगे चलते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई कोरन आर्मर्ड नहीं है और ये ट्रेनिंग बिना किसी परेशानी के जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए।
तभी वो उसी बच्ची के सामने जाकर रुक जाता है। वो बच्ची रोए जा रही थी और अपनी माँ का नाम पुकारे जा रही थी। उसे देखकर लूका कहता है, क्या एक बच्चा, और वो भी इतना डरा हुआ है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। काश मेरे पास एक गन होती तो मैं इसे जल्द से जल्द मार डालता। तभी उसे कमांडर की बातें याद आती हैं। कमांडर कह रहे थे कि किसी भी कैदी को जिंदा मत छोड़ो, सबको जान से मार दो, हमें उनकी जरूरत नहीं है। तभी लूका अपनी स्वॉर्ड उठा कर कहता है, आखिरकार मैं इतना हेसिटेट क्यों कर रहा हूँ। वैसे भी वो इंसेक्ट है जो एम्पायर की सप्लाई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपना अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है लूका की स्वॉर्ड बड़े से पत्थर के आर पार हो जाती है और लूका ने अपनी स्वॉर्ड को उसके साइड में मारा होता है। फिर लूका उसके करीब जाकर कहता है, ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मर चुके हो, इससे ही तुम बच सकते हो। फिर वहां से जाते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर हेडक्वार्टर को इसके बारे में पता चल गया तो मुझे पता नहीं कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। क्या मुझे वापस जाकर उसे मार डालना चाहिए? तभी एक अटैक बड़ी तेजी से उसके साइड में से निकलकर उस लड़के को लग जाता है और वो लड़का वहीं पर ही मर जाता है। फिर जैसे ही लूका ऊपर देखता है, वहां पर इले होता है जिसने वो अटैक किया था और इले को भी बहुत बुरा लग रहा था उस बच्चे को मारकर, लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर लूका घबराते हुए अपने मन में कहता है, इले, लेकिन वो कब से यहाँ पर था और क्या उसने सब कुछ देख लिया? फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है, इले मेरी रिपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे इले पर नजर रखने की जरूरत है। तभी उसके साइड में से एक अटैक जाकर सीधा इले को लग जाता है। उसे देखकर लूका जोर से इले का नाम पुकारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके साइड में एक आदमी होता है जिसने वो अटैक किया होता है। फिर वो आदमी कहता है, तुम सब नरक में जाओ अक्रेटियंस। फिर लूका पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या उसने अभी अभी एक एक्सप्लोशन किया? अगर वो बिना किसी वेपन के एक्सप्लोशन कर सकता है तो तभी हमें इले को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर वो आदमी इले को सेंस कर लेता है और बिना देखे ही उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे इले की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे देखकर लूका बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, क्या वो एक फोर्स यूजर है? तभी वो आदमी गुस्सा होते हुए कहता है, ये कोई बेस नहीं है, ये तो एक सेटलमेंट है और जिन लोगों को तुमने मारा है वो तो बस जीने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी बात सुनकर लूका अपने मन में कहता है, क्या कमांडर को इसके बारे में पहले से ही पता था? अगर कमांडर ने हमें पहले ही बता दिया होता तो इले की ये हालत नहीं होती। तभी इले कहता है, लूका इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने अपना गार्ड डाउन किया था। फिर लूका कहता है, मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम जाकर थोड़ा आराम करो। फिर लूका उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने बहुत बार सीखा है कि फोर्स यूजर से कैसे निपटा जा सकता है और मैं मेरी गलती की भरपाई के लिए कुछ भी करूंगा। तभी वो सभी लोगों से कहता है, मैं इसे संभालता हूँ, तुम सभी लोग यहाँ से जाओ और बेस पर कब्जा कर लो। वो सभी भी लूका की बात मानकर वहां से जाने लगते हैं। फिर वो आदमी हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, मैं आज तुम सभी को जान से मार डालूंगा। उसे देखकर लूका कहता है, ऐसा लगता है कि वो अपने अलायंस को भागने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहा है। वैसे भी फोर्स का यूज करने के लिए यूजर को पहले से ही तैयारी करने की जरूरत होती है। फिर वो आदमी लूका के ऊपर अटैक करने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर लूका कहता है, मुझे कुछ भी कर इसके एक्सप्लोशन से बचना होगा और उसे देखकर लग रहा है कि वो अपनी लिमिट पर जल्द ही पहुंच जाएगा। फिर लूका अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और कहता है, मैं एक प्रॉपर लड़ाई को पहले टाइम दूंगा और इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, और अगर मैं मेरी हाई स्पीड को ऐसे ही जारी रखूंगा तो मेरी बॉडी जल्द ही टुकड़ों में बिखर जाएगी। और हमें दिखाया जाता है उसका अटैक लूका के काफी करीब आ चुका होता है। फिर लूका अपने मन में कहता है, मुझे कुछ भी कर उसके ऊपर अटैक करना होगा, इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्पीड की जरूरत है। फिर लूका उसके अटैक को डॉज कर देता है। उसे डॉज करते हुए देखकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और लूका उसके बहुत ही ज्यादा करीब आकर कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर जैसे ही लूका उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगता है, तभी वो आदमी अपने हाथ में एनर्जी गैदर करते हुए उसके सिर के ऊपर रख देता है और एक जोरदार एक्सप्लोशन कर देता है, जिससे लूका का आर्मर टूट जाता है। पर लूका की स्वॉर्ड उस आदमी के आर पार चली जाती है। वह आदमी उसे देखकर कहता है, तुम तो एक बच्चे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो? लूका के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो आदमी पीछे घसीटते हुए चला जाता है। फिर लूका उसे देखकर अपने मन में कहता है, अगर उसने और थोड़ी पावर लगा दी होती तो मैं आज मर जाता।
तभी वो हाँफने लगता है और कहता है कोराइट उन फैनाटिक से बना है जो ह्यूमन के ख्याल से परे है। तो फिर वो मुझे मारने में फेल क्यों हुआ? और मुझे अब समझ आया कि इमोशंस कितने महंगे पड़ सकते हैं। और वैसे भी ये सब एम्पायर के लिए है। एम्पायर और एम्परर के लोगों की सेफ्टी को खतरा पहुंचाने वाले सभी लोगों को मार डालना, यही इंपीरियल गार्ड के एग्जिस्टेंस का रीजन है और कुछ नहीं।